पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी चर्चा किए थे वैदिक संस्कृत, वैदिक काल। इसमें मैंने आपको बताया था, विभाजन भी बताया था और अंत में आर्य पर हम लोग आ गए थे। तो अब हम लोग आर्य पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर अन्य मुद्दों पर आएंगे, अन्य पहलुओं पे आएंगे। आर्य आर्य, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये गुणवाचक शब्द है, ये मैं आपको ऑलरेडी बताया था। अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर आर्यों का मूल निवास क्या था, कहाँ था? आर्य कहाँ से आए थे? क्योंकि आर्य जो है श्रेष्ठ है, आर्य जो हैं ये वैदिक संस्कृति के निर्माता हैं। कौन है? वैदिक संस्कृति के निर्माता हैं। वैदिक संस्कृति के निर्माता हैं यार। प्रश्न उठता है कि आखिर इनका मूल निवास क्या था? मूल निवास क्या था? अब इसमें क्या है बच्चों कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं और उस मत के पीछे अपने कुछ तर्क और तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम सभी जो भी विद्वान हैं उन सब का ये देखते हैं कि आखिर उनका जो है क्या मत है और किस आधार पर उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है। यद्यपि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है भगवान दास गिडवानी का द रिटर्न्स ऑफ आर्य नामक पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान यही है। फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन का जो नेचर होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करें। तो जैसे हम एक तरफ स्थान रखते हैं और दूसरे तरफ विद्वान रखते हैं, ठीक। पहला है सप्त सैंधव। सप्त सैंधव की जो बात है वो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं संपूर्णानंद है, ठीक बेटे। सप्त संधव के कहते हैं और इसका जो आधार है उनके अनुसार, क्योंकि सप्त संधव का ही वैदिक साहित्य में महत्व है, सबसे पहले यहीं रहे वो, यहीं से सारी गतिविधियां और बढ़ी हैं, चाहे उनकी विकासात्मक गतिविधियां हों और चाहे उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन हो। तो दोनों को हम देख सकते हैं। तो इसलिए आधार पर अविनाश चंद्र दास एवं संपूर्णानंद ने कहा है कि ये जो है ऋग्वेद में, चूंकि इसको देवकृत योनि कहा गया है, ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? देवकृति योनि। तो देवकृत योनि कहा गया है। तो देवकृत योनि कहा गया है, यानी देवताओं के द्वारा जो है। इस आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि क्यों डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं संपूर्णानंद ने इस बात को व्यक्त किया है। आगे एक दूसरा मत हम देख लेते हैं इसमें, और वह है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश डॉक्टर गंगानाथ झा इस मत को दिए हैं। डॉक्टर गंगानाथ झा ने इस मत को दिया है
और कहा है कि आर्य का मूल स्थान यही है, यहीं से वो पूरब की ओर गए हैं। तीसरा मत, तीसरे में अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण रूप में जो आता है कश्मीर या हिमालय प्रदेश। कश्मीर या हिमालय प्रदेश। इस मत को मानने वाले में प्रोफेसर कल्ला का विशेष रूप से योगदान माना जाता है और उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है कि कैसे जो है डॉक्टर एल डी कल्ला ने इस मत को व्यक्त किया है। अगले मत के रूप में अगर हम देखें तो आता है देविका प्रदेश। देविका प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें बच्चों, ये आज की तारीख में अफ़गानिस्तान इसको मान सकते हो, वो एरिया माना जाता है। और इस मत को देने वाले जो हैं वो हैं डी.एस. त्रिवेदी। इस मत को देने वाले का नाम है डी.एस. त्रिवेदी। अगला जो है वो है तिब्बत। तिब्बत के बारे में कहा जाता है कि इसको दो विद्वानों में, एक तो डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती, एवं पारजिटर जो है तिब्बत के बारे में बताया है। और इसका जो तर्क उन्होंने दिया है वो यही है कि चूँकि यहाँ के मतलब भौगोलिक जो प्रकृति है उस आधार पर ये बात स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किया है। अगले मत को हम लोग देखते हैं, एक और मत लेते हैं नंबर 6, और ये मत है जो है उत्तरी ध्रुव। इसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने, और इसका आधार उन्होंने ये बताया कि तिलक ने ऋग्वेद में एक जगह वर्णित है लंबी उषा काल, तो लंबी उषा काल को इन्होंने आधार बनाया कि ये लोग वहीं से हो सकता है उत्तरी ध्रुव से आए हों। इस आधार पर इसको हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगला है हंगरी, यूरोप में हंगरी। यूरोप में हंगरी या डेन्यूब घाटी, डेन्यूब नदी घाटी। इस मत को अगर आप देखें तो इस मत में विशेष रूप से V.P. गाइल्स हैं जिन्होंने इस बात को बताया है। P. गाइल्स। इसके बाद है
जर्मन प्रदेश। जर्मन प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि इसमें हर्ट एवं पेन का है, और हर्ट एवं पेन का है। इसके हर्ट एवं पेन का नामक विद्वान ने ये बात कही, और शारीरिक बनावट के आधार पर उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है कि ये होंगे। इसके अलावा दक्षिणी रूस इस मत को जो है गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग ने दिया है। वे गार्डन चाइल्ड, वही गार्डन चाइल्ड एवं हियरिंग ने दिया है, हियरिंग ने दिया है। और लास्ट में एक है 10वां, जिसे मध्य एशिया कहा जाता है। मध्य एशिया, इसमें मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर विद्वान हैं विशेष रूप से। और कहा जाता है कि ये जो है उन्होंने मध्य एशिया में बैक्ट्रिया नामक जगह को माना है। और अभी इसी मत पर एक सामान्य स्वीकृति है, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में मिलान करने वाला एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, चाहे वो आईएएस का हो चाहे स्टेट का हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभिन्न मत जो है आर्यों के बारे में बता दिए हैं। चूँकि बच्चों अब आर्य आक्रमण की थ्योरी को भी खारिज किया जा चुका है कि आर्य आक्रमण बेसिकली हुआ ही नहीं था, क्योंकि अब अनुसंधान जब हुए तो ये क्लियर हो गया कि आर्य आक्रमण तो हुआ नहीं, तो किस आधार पर हम ये बातें करेंगे। इसलिए इन सब बातों को अब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि इतिहास में वर्णित था तो प्रश्न पूछ सकता है एक सामान्य तिथि के वे में, तो इस तरह से भी हम इनको देखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जो है क्या कुछ और प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम देख सकते हैं, वैदिक संस्कृति या आर्यों के बारे में जान सकते हैं। तो एशिया माइनर या पश्चिम एशिया में आर्यों के बारे में कुछ प्रमाण है। पश्चिम एरिया में आर्यों का वर्णन, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं बच्चों कि इसमें अगर आप देखें तो एक इराक में एक प्रमाण मिला है लगभग 2200 ईसा पूर्व का, उसमें थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। और इसके बाद अनातोलिया में भी 19वीं से 17वीं के बीच हिट्टाइट अभिलेख में मिला है। केसाइट अभिलेख लगभग 1600 का है, इराक का है, वहाँ से वर्णन मिलता है। और इसके अलावा जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वो है बोगज कोई का अभिलेख। बोगज कोई का अभिलेख, बोगज कोई का अभिलेख मिला है। बोगज कोई का अभिलेख।
इसका समय बच्चों लगभग 1420 के आसपास माना जाता है। और इस अभिलेख में भोगजकोई का ये जो अभिलेख है, ये पश्चिमी एशिया की यानी एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की आप कह सकते हैं, आज की तारीख में इसको तुर्की आप कह सकते हैं, यहाँ से मिला है। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो ये अभिलेख एक पुरातात्विक साक्ष्य अवेलेबल करता है कि आर्य जो है ये इस क्षेत्र से भी जुड़े थे। उनकी पूजा पद्धति, उनके जो ईश्वर यानी गॉड्स हैं, ईश्वर हैं, उनको भी इनसे कुछ संबंध रहा होगा। और भाषाई आधार पर भी अगर आप देखें तो हिंद यूरोपीय, इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, जिसे हम भारोपीय कहते हैं, उसमें भी शब्दों में काफ़ी समानता दिखाई देती है। इस समानता के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि जैसे अगर आप देखें तो मदर लैटिन में मदर इंग्लिश में बन जाता है। तो कहीं ना कहीं भाषाई समानता दिखाई दे रही है। इस आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि हो सकता है इन सब के मूल में, सभी भाषाओं के मूल में, क्योंकि लैटिन से ही सारी यूरोपियन भाषा विकसित हुई है। लैटिन संस्कृत से जो है इंटरलिंक्ड है। तो कुल मिला के मूल भाषा संस्कृत ही है। तो संस्कृत भाषा के आधार पर, चूँकि संस्कृत भारत में ही विशेष रूप से बोली जाती है, तो इस आधार पर यह माना जाता है कि संस्कृति भाषा के आधार पर आर्य संस्कृति यहीं से विकसित हुई है। लेकिन अब बहुत सारे इस पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और अन्य अनुत्तरित जो प्रश्न है वह भविष्य के अनुसंधान आपको देंगे। तो इस तरह से हम इनको आर्य की समस्या का इस रूप में हम समाधान कर देते हैं कि जो है ये सिर्फ भारतीय क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। इनसे जो एक खास बात सामने आती है कि ये सिर्फ भारतीय क्षेत्र तक सीमित नहीं थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आर्य समस्या का समाधान रहा। और अब हम लोग, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पूर्व वैदिक काल जिसे हम ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत कहते हैं, उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक संस्कृति कहते हैं, इस रूप में हमने बांट दिया था उसको। तो हम लोग सबसे पहले पूर्व वैदिक काल का साहित्य पढ़ते हैं और फिर पूर्व वैदिक काल की जो वे ऑफ लाइफ थी, यानी उनका जो जीवन का स्वरूप था, भौगोलिक विस्तार को ले लें, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, अर्थतंत्र और धर्म कैसा था, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल पर आते हैं। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। अगर हम देखें तो बच्चों, ऋग्वेद में, इसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, अब यहीं थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं
कि थोड़ी सी चर्चा वेद पर करते हैं। वेद 4 हैं। इन चारों में पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इसमें ये तीनों उत्तर वैदिक काल, और ये पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल के ये वेद हैं। यानी पूरे वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल सबसे पहले जो है संहिताबद्ध किया गया है। एक बात और स्पष्ट कर दूं बच्चों कि वेद को अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय, यह बच्चों अपौरुषेय का मतलब है तो जो किसी पुरुष की रचना नहीं है, किसी पुरुष की रचना नहीं है। किसी पुरुष की रचना नहीं है। ठीक, किसी पुरुष की रचना नहीं है मतलब ये है ईश्वरीय है। और वैसे भी वेद के बारे में आप बता दूं कि वेद जो है ये गुप्त काल में अंतिम रूप से लिपिबद्ध हुआ है। वेदों को गुप्त काल में अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है। इसे माना गया है कि जैसे इसे श्रुति संहिता भी कहा गया है। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य का मतलब यहां यह है कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, वो शिष्य फिर गुरु बनकर, यानी गुरु शिष्य परंपरा से सुन करके। श्रुति साहित्य मतलब होता है सुन करके जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता हो उसे हम श्रुति साहित्य कहते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा के द्वारा। चूँकि हम देखते हैं कि आर्यों को लिपि का ज्ञान या लेखन कला का ज्ञान नहीं था, और जो हड़प्पन लिपि है यानी हड़प्पा काल की जो लिपि है वो अपठनीय है, उससे भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर हम जाके 600 BC के आसपास लिखित साक्ष्य को पाते हैं, यानी बुद्ध काल में जब
साहित्य सृजन शुरू हुआ। अरामेइक लिपि से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। उसके बाद से लेखन कला और विकसित हुई। लेखन कला का अगर आप देखें, जन्म सबसे पहले ईरान में हुआ, लगभग 3000 BC के आसपास। उसके बाद फिर विकास होता रहा और अरामेइक लिपि जो ईरानी लिपि है, इसी लिपि से हमारी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का भी विकास माना जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा जो है ऋग्वेद पर कर लेते हैं और अन्य जो वैदिक साहित्य हैं वो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि यह भारत का प्राचीनतम साहित्य है। प्राचीनतम साहित्य, यह भारत का क्या है? प्राचीनतम साहित्य है। ठीक, यह संस्कृत भाषा में है और इसे भारत का ही प्राचीनतम साहित्य ना कह के हम अगर विश्व का प्राचीनतम साहित्य कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह संस्कृत भाषा में है। भाषा में है यह संस्कृत भाषा में है। ये भी एक इसकी खास बात है। और इसके बारे में अगर हम देखें कि आखिर इस जो है ग्रंथ की क्या महत्ता है, तो उसमें हम देखते हैं बच्चों कि यह ग्रंथ जो है वो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति का एकमात्र साहित्यिक प्रमाण है। ध्यान रखना, यह एकमात्र एक साहित्यिक प्रमाण है ऋग्वैदिक काल का, इसलिए इसका नाम भी ऋग्वैदिक रखा गया है। ऋग का अगर आप अर्थ देखें तो ऋग का अर्थ होता है छांदोबद्ध रचना या श्लोक। इसका ऋग का यह अर्थ होता है। और ये ऋग्वेद जो है ये विभिन्न देवताओं की स्तुतियों के लिए बनाया गया है। ऋग्वेद में क्या है? इसमें देवताओं की स्तुतियों का वर्णन है। स्तुतियों का वर्णन है। ठीक, ऋग्वेद के जो व्याख्याता हैं, यानी इसके व्याख्याता को होता कहा गया है। होता कहा गया है। होता कहा गया है। ठीक, अब कहा जाता है कि इसकी रचना जो है, इसकी रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई। सप्तसैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई है। और
इसमें 10 मंडल हैं, समझे बच्चों। इसमें क्या है, इसमें 10 मंडल हैं। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और लगभग माना जाता है कि 10,580 मंत्र हैं। लगभग 10,580 मंत्र हैं। 10,580 मंत्र हैं इसमें, ठीक। और इसका जो है मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है और ऋचा का अर्थ होता है अच्छी उक्ति। अच्छी उक्ति, उक्ति का मतलब होता है जो है अच्छा जो सूक्त होता है, सूक्त को उक्ति कहते हैं। अच्छी उक्ति मतलब जो चीज अच्छे रूप में व्यक्त की गई हो, वो होती है उक्ति, ठीक। वेदों का जो संकलन है वो वेदों का संकलन, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया। जैसा कि मैं ऑलरेडी बच्चों आपको बता चुका हूं कि वेद किसी की रचना नहीं, अपौरुषेय है। लेकिन अपौरुषेय कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं लिखा इसको, इसलिए। और इसको श्रुति साहित्य कहा जाता है क्योंकि ये सुन करके ही जाना गया है। इस आधार पर भी हम इसको देखते हैं कि ये श्रुति साहित्यिक रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और इन्हें जो कृष्ण द्वैपायन है, इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं।